आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में जब राज्य व्यवस्था पर अपने विचार दिए, राजधर्म प्रकरण पर अपने विचार दिए, तो उन्होंने बताया कि राज्य की संरचना है वो कैसी होनी चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, उसकी मंत्री परिषद कैसी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ कहते कहते उन्होंने ये कहा कि राजाओं का भी राजा कौन होता है। तो वहाँ पर ऋषि दयानंद कहते हैं कि राजाओं के भी राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले लोग होते हैं। इसलिए उन राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले लोगों के संबंध में ही आज कुछ विचार मैं इस चैनल के माध्यम से रख रहा हूँ। दीनबंधु सर छोटूराम इस उत्तर भारत के ही नहीं पूरे देश के महान किसान नेता हुए हैं। इसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह, उन्होंने भी अपना एक नारा दिया था कि विकास का जो रास्ता है वो खेत खलिहान से होकर के गुजरता है, गांव से होकर के गुजरता है। और हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। आज दुर्भाग्य ये हो रहा है कि वो किसान जिसको हम अन्नदाता भी कहते हैं, जिसको इस देश के और दुनिया के लोगों का पेट भरने वाला भी कहते हैं, उस किसान को जब सड़कों के ऊपर सर्दी की ठिठुरती रातों में अपनी मांगों के लिए धरने और प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं और वहाँ पर कई किसानों को अपने प्राण तक देने पड़ रहे हैं, ऐसे समय में ये ज़रूरी हो गया है कि देश के लोगों के सामने अपने दिल की आवाज़ रखी जाए। आज मैं ये समझता हूँ कि केंद्र सरकार ने जो 3 कानून किसानों के हित के लिए बनाए, और हित शब्द के साथ में कथित हित जोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने उन कानूनों का जो उद्देश्य था वो लोगों के, किसानों के दिल और दिमाग में उतार पाने में वो विफल रही। प्रारंभ से ही जब से ये कानून बने, किसान इसके विरोध में तब से ही आंदोलनरत हैं। आखिर ये नौबत क्यों आ गई? क्यों केंद्र सरकार अपने द्वारा बनाए गए उन कानूनों को, जिनके लिए वो दावा कर रही है कि हम किसानों की 2022 तक जो आमदनी है उसको दुगना करना चाहते हैं और उसी के लिए ये 3 कानून हमने बनाए हैं, तो फिर उनके विरुद्ध किसान विद्रोही क्यों हो गया? उनके विरुद्ध किसान क्यों खड़ा हो गया? सवाल ये हमारे सामने इस समय है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे किसान संगठन, देश के लगभग 450 किसान संगठन संयुक्त रूप से पहली बार हमारे देश की राजधानी के चारों तरफ जमा हो चुके हैं और हजारों किसान वहाँ पर अपनी ट्रैक्टर ट्रैलियों के साथ धरना दे रहे हैं, और वो एक ही बात पर अडिग हैं कि इन 3 कानूनों को वापस लो। और भी कुछ बिजली संबंधी, पराली जलाने के संबंध में जो कानून बने हैं उनके बारे में भी वो संवाद करना चाहते हैं। ऐसे में मेरा एक आग्रह केंद्र सरकार से है, हम आपके इस निर्णय पर, जो आप ये कह रहे हैं कि ये कानून निश्चित रूप से किसानों के लिए हितकारी हैं, उनके लिए लाभ के लिए हैं, आप अपना दावा सिद्ध करके दिखाएं। यदि वो सिद्ध नहीं होता और किसान आपकी बात से सहमत नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, तो मेरा ये आग्रह रहेगा देश के प्रधानमंत्री से, कृषि मंत्री से और पूरी सरकार से कि आपको फिर इसके लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए, आपको इसके लिए अहम का सवाल नहीं बनाना चाहिए। आप 2 कदम पीछे हट करके किसानों के सामने ही प्रस्ताव रखिए कि आप बताइए कि कैसे कानून आप चाहते हैं जिनसे आपको अपने लिए एक बहुत अधिक लाभकारी और हितकारी वो कानून सिद्ध हो सकें। और वो जो दावा करते हैं उनके ऊपर आप अपने जो लीगल एक्सपर्ट हैं, जो कानून को ड्राफ्ट करते हैं, उनसे बात करके उनको उनमें डाल लीजिएगा, पार्लियामेंट में बहस करवा लीजिएगा। पार्लियामेंट में इन्हीं 3 कानूनों को यदि आपको वापस लेकर पुनः संशोधन करना भी पड़े, मैं समझता हूँ इसमें भी सरकार को गुरेज नहीं करना चाहिए। किंतु लग ये रहा है कि किसानों के हित से अलग हट कर के एक अपने पार्टी पॉलिटिक्स की जो राजनीति होती है वो बीच में आकर के आड़े बनी हुई है। बीजेपी की जो सरकार है वो ये मान रही है कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है, इस आंदोलन के पीछे कहीं राजनीतिक लाभ उठाने वाले लोग जो है वो षड्यंत्र कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो षड्यंत्र करने का अवसर उनको क्यों दे रहे हैं?
आपको नहीं देना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि प्रारंभ से ही जब ये कानून बने थे, यदि सरकार इस कार्य के लिए आगे आकर के किसानों से संवाद करती, अब तक ये समस्या हल हो जाती और कांग्रेस जो है इसका लाभ लेने के लिए कतई कुछ नहीं कर पाती, उसके सारे मंसूबे फेल हो जाते। वो अगर इसके पीछे खड़ी भी हो गई है तो मैं समझता हूँ ये तो हमारे देश की प्रजातंत्र की पुरानी परंपरा है। जो भी पार्टी सत्ता में होती है और जो विपक्ष में आ जाती है तो विपक्ष वाले लोग भले ही पहले वे सारे काम करते रहे हों जिनका वो आज विरोध कर रहे हैं। ये परंपरा है, जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो विपक्ष में दूसरे लोग बैठ करके उसके ऊपर हमले बोलते हैं और कांग्रेस उन्हीं बातों के लिए फिर अड़ जाती है जिनको वो मांग कर रहे हैं। और जो वो विपक्ष वाले सत्ता में आ जाते हैं तो फिर वही बात जो सत्ता में बैठी थी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई हो, तो उसी के लिए फिर वो आवाज़ उठाने लग जाते हैं। ये परंपरा पुरानी है दोषारोपण की। मैं समझता हूँ किसानों को राजनीतिक पार्टियों के परस्पर के इस द्वंद्व और इस झगड़े में, इस दोषारोपण में मत घसीटिए। ये किसानों का आंदोलन है, किसान संगठन इसको लीड कर रहे हैं। इस मंच को किसानों ने, किसान संगठनों ने किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए खुला नहीं रखा, उनको इससे पीछे हटा करके रखा है। कांग्रेस को बिल्कुल किसी भी मंच के ऊपर आने नहीं दिया जाता है। तो क्यों हम इस बात के लिए अपनी राजनीति को उलझा करके किसानों को दंड दे रहे हैं। मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी को बहुत उदारता के साथ आगे बढ़ करके एक किसान हितैषी प्रधानमंत्री की भूमिका में आना चाहिए और उनको खुल करके आह्वान करना चाहिए कि जो आप चाहते हो, इन तीनों कानूनों के बदले कौन से कानून हम ले आएँ, आप हमको बताओ और हम आपकी ही बात को ऊँची करके और उन्हीं कानूनों को हम बनाएंगे। मैं समझता हूँ अगर मोदी जी इस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से सारे देश के अंदर आपका एक बहुत ही अच्छा मैसेज सब लोगों के अंदर जाएगा। और ये किसान बेचारे अपनी मांगों के लिए, ये कोई राज नहीं मांग रहे, ये कोई सत्ता नहीं मांग रहे, ये कोई और कुछ ही चीज़ के लिए एमएलए एमपी नहीं बनना चाहते, ये कोई टिकट नहीं मांग रहे कि कोई पार्टी हमको टिकट दे दे। केवल इनके लिए जो बने कानून हैं उनके बारे में इनके जो डाउट्स हैं, इनके जो शक शुबा हैं, इनके जो संदेह हैं या इनके जो सवाल हैं, उनको भी ना सुना जाए या उनके ऊपर अनेक प्रकार की फब्तियाँ कस के उनको निंदित किया जाए। कहीं उनको कांग्रेस का एजेंट कहा जा रहा है, कहीं उनको खालिस्तानी बताया जा रहा है, कहीं उनको और कुछ देशद्रोही तक शब्द आ रहे हैं। आखिर ऐसे लोग जो बोलते हैं, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व वर्ग है उनको ऐसे लोगों की ज़ुबान के ऊपर ताले लगाने चाहिए। वो आपको बदनाम कर रहे हैं, आप किसानों के बारे में सोचते भी हैं तो आपकी उस सोच को भी वे लोग गर्त में धकेल रहे हैं। जो इस तरह की बात आज सोशल मीडिया पर देखें, बकवास आ रही है। छोटे छोटे अदने अदने लोग किसानों के ऊपर टिप्पणियां करते हैं। उनको ये नहीं पता जो रात के इस सर्दी की रातों में जब पानी लगाते हैं किसान, खेतों में अनाज पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, सरसों पैदा करते हैं, गन्ना पैदा करते हैं, उस समय क्या हालत होती है। ज़रा कभी जाकर के तो देखो खेत की मेड़ के ऊपर, जहाँ बरसात की रातों में कहीं सांप, कहीं बिच्छू, कहीं और जानवर, जहरीले कीड़े मकोड़े किसानों के ऊपर डंक मारते हैं, उनकी ज़िंदगी खतरे में रहती है और वो उसकी परवाह किए बिना बेचारे अपना खून और पसीना जलाकर अन्न पैदा करके भारत के लोगों का, दुनिया के लोगों का पेट भरते हैं। उनके अपने घरों के अंदर वो सामान नहीं मिलता जो औरों के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज़ें पैदा करके वो देते हैं। ऐसे एक उदार, ऐसे एक अन्न के जो प्रदाता, एक ऐसे सारी दुनिया के प्राण देने वाले एक वर्ग को, किसान वर्ग को आप इस तरह से बर्बाद कर देंगे तो मैं ये बता देता हूँ कि किसान अगर मरा, किसान की अगर क्रय शक्ति घट गई, किसान की अगर आमदनी कम हो गई, किसान के उत्पादन पर उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिला, तो शहर के अंदर बैठा व्यापारी जो किसी भी रूप में दुकान पर सामान बेचता है वो भी बर्बाद हो जाएगा। उसका सामान खरीदेगा कौन। जिन देहात के इलाकों के बीच में जो शहर हैं, शहर में बैठे हुए व्यापारी, चाहे वो लोहे का व्यापारी है, पत्थर का व्यापारी है, सीमेंट का व्यापारी है, खाद का व्यापारी है, किताब कापी का व्यापारी है, कोई तेल नमक हल्दी का व्यापारी है, कुछ और चीज़ का व्यापारी है, उन सब का सामान खरीदता कौन है। देहात के अंदर खेती से जुड़ा व्यक्ति ही खरीदता है, चाहे वो खेत में हल चलाता हो, चाहे उस हल चलाने वाले किसान के साथ मजदूरी करके उसका सहयोग करने वाला मजदूर हो। यही कमेरा वर्ग जो काम करता है, उसके दम पर सारा देश चलता है। आज उसको ना देख करके
हम लोग उसको इस प्रकार से एक सज़ा दे रहे हैं। आखिर उसने क्या गलती कर रखी है? महर्षि दयानंद सरस्वती, दीनबंधु सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, जो किसानों और मज़दूरों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख करके गए हैं, उनकी प्रेरणाएं लेकर के हम लोगों को किसान के बारे में बहुत ही शांति और सांत्वना के साथ, सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए। उनकी जो भी मांगें हैं उनको पूरी तरह से गंभीरता से सोचकर जितना सरलता से अच्छा रास्ता निकाल करके उनकी मांगों को आप स्वीकार कर सकते हैं, ये उदारता वर्तमान सरकार को करनी चाहिए। और जो लोग उल्टे बचकाने बयान देते हैं, उन बयानों के ऊपर रोक लगानी चाहिए और सरकार को आगे बढ़ करके उनकी मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते।